अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है क्रेफिश पार्ट 2। क्रेफिश का पार्ट 1 मैंने आपको इससे पहले डिस्क्राइब कर दिया था, जिसमें मैंने क्रेफिश के अपेंडिजेस के बारे में बताया था। क्रेफिश के मैं इंटरनल अनाटॉमी की डिटेल डिस्कशन की थी, ठीक है ना। तो अब हम इस वीडियो में, जो कि क्रेफिश पार्ट 2 है, इस वीडियो का नाम मैंने रखा है, तो इसमें हम क्रेफिश में होने वाला न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और उसके अलावा क्रेफिश का रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिटेल डिस्कशन देखेंगे। तो अगर हम बात करें ना क्रेफिश में न्यूट्रिशन की, तो क्रेफिश जो न्यूट्रिशन शो करते हैं, एक तो ये न्यूट्रिशन शो करते हैं प्रीडेटरी फार्म में, ठीक है। ये प्रीडेटर के तौर पर एक्ट करते हैं, मतलब कि ये शिकारी होते हैं और ये शिकार करते हैं। किस चीज़ का शिकार करते हैं? छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट्स का, ठीक है। स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स इसका प्री होते हैं। ये स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स के ऊपर अटैक करके उनके ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ना ये हर्बीवोर भी हो सकते हैं। क्रेफिश का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हर्बीवोरस भी हो सकता है। हर्बीवोरस का मतलब क्या है कि ये स्मॉल मैटर के ऊपर भी फीड कर सकते हैं। दे कैन आल्सो फीड ऑन दी स्मॉल मैटर, ठीक है। स्मॉल प्लांट मैटर, सॉरी, स्मॉल प्लांट मैटर के ऊपर भी ये फीड कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज हर्बीवोरस, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा ना ये स्कैवेंजर भी हो सकते हैं। क्रेफिश कैन आल्सो बी ए स्कैवेंजर्स। तो स्कैवेंजर का मतलब क्या है कि ये किसी भी एनिमल डेड मैटर के ऊपर फीड कर सकते हैं। जो अगर कोई पानी में कोई जानवर मर जाता है, ठीक है ना, डेड एनिमल इन वाटर, तो ये उन डेड एनिमल्स के ऊपर भी फीड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। Here we'll talk about its digestive system, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ क्रेफिश। अगर हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। बेसिकली द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। तो एक है इनका फोरगट, ठीक है, एक है इनका मिडगट, क्लियर, और एक है इनका हाइंडगट, ठीक है, क्लियर। तो अगर ये बात करें इनके फोरगट की, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इनके फोरगट की। तो फोरगट जो होता है ना इनका क्रेफिश का, इसको ये एक्टोडम से ड्राइव करते हैं, ठीक है। देयर फोरगट इज ड्राइव्ड फ्रॉम दी एक्टोडम, ठीक है। और इससे एक्टोडम की लेयर जो होती है, मतलब कि हमें पता है एंडोडम है, एक्टोडम है, मीजोडम है, तो अपर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? एक्टोडम, ठीक है ना। तो होता क्या है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की जो लेयर्स होती हैं, ठीक है। तो एक्टोडम के ऊपर ना इनके फोरगट, क्रेफिश के फोरगट के एक्टोडम के ऊपर मौजूद होती है काइटन। काइटन एक हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है। उसके ऊपर लाइनिंग होती है काइटन की, ठीक है। और इनके फोरगट के अंदर जो पार्ट्स आते हैं वो है हमारे पास स्टमक प्लस ईसोफेगस, ठीक है। तो इनका फोरगट जो होता है वो स्टमक और ईसोफेगस के ऊपर कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो इनका जो स्टमक पोर्शन होता है ना, ठीक है, इसने क्या करना होता है, इसका स्टमक का एक पोर्शन होता है जिसने गिजर्ड के तौर पर एक्ट करना होता है। वन ऑफ द पोर्शन ऑफ इट्स स्टमक इज एक्ट एज ए गिजर्ड। तो स्टमक का एक पोर्शन एक्ट करेगा एज ए गिजर्ड। गिजर्ड के तौर पर ये एक्ट करेगा, मतलब कि जी फॉर गिजर्ड, जी फॉर ग्राइंडिंग, ये फूड की ग्राइंडिंग करवाएगा, ठीक है। तो उसके अलावा इस गिजर्ड के नीचे वाली साइड पे देखो, वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल कहते हैं हम नीचे वाली साइड को, ठीक है। डोर्सल कहते हैं, देखो ये एक पार्ट है ना बॉडी का, ऊपर वाला हिस्सा डोर्सल है, ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा कौन सा है? वेंट्रल। हम कह सकते हैं वो जहाँ पे रीढ़ की हड्डी किसी जानवर की नजर आ रही होती है ना, जिस तरह कोई डॉगी है, कोई बकरा है, ठीक है ना, उसके ऊपर से वो हड्डी सी नजर आ रही होती है, जहाँ पे वो उसकी जिस तरफ टांगे हैं, ठीक है, ये टांगे हैं ना उसकी, यहाँ पे बनाती हूँ, ये टांगे हैं, ये सार है। तो सर, ये वाला हिस्सा जो टांगों वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, ये वेंट्रल हिस्सा होता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये डोर्सल हिस्सा होता है, ठीक है। तो गिजर्ड जो होती है ना, गिजर्ड की वेंट्रल साइड पे क्या मौजूद होते हैं? गिजर्ड के नीचे वाली साइड पे मौजूद होंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है।
तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करवाते हैं, यहाँ पे इंजाइम्स की सिक्रिएशन करवाते हैं, जिन इंजाइम ने नेक्स्ट डाइजेशन करनी है दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि ग्लैंड है ना, ठीक है ना, तो ग्लैंड क्या होते हैं, सिक्रिएशन करवाते हैं ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड करवाते हैं सिक्रिएशन, क्योंकि गैस्ट्रिक है, ठीक है, इसका मतलब वो डाइजेशन वाले इंजाइम होंगे, ठीक है ना, सिक्रिएशन ऑफ इंजाइम करवाएंगे, ऐसे इंजाइम जो डाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, ऐसे एंजाइम जो रिलेट करते हैं डाइजेशन के, वो यहाँ पे इन गैस्ट्रिक ग्लैंड ने सिक्रिएट करवाने हैं, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है कि स्टमक के पास ये एबिलिटी होती है कि ये कुछ खुराक को अब्जॉर्ब भी कर सकता है, डाइजेस्टिव फूड को, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब कर सकता है। मतलब कि गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या किया, एंजाइम सिक्रिएट किया, एंजाइम ने फूड को तोड़ा पोड़ा और इसको जो है वो नेक्स्ट कन्वर्ट कर दिया डाइजेस्टेबल प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। दिस एंजाइम डाइजेस्ट ब्रेक डाउन फूड इनटू डाइजेस्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। इन डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को नेक्स्ट जो है वो स्टमक का एक पोर्शन अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मिडगट की। तो मिडगट बेसिकली क्या है, फोरगट के बाद जो पोर्शन होता है मिडगट, मिडगट ने क्या करना है, इसने कनेक्ट करवाना है, कनेक्ट फोरगट टू हाइंडगट, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट करवाना है कन्वर्ट, तो मिडगट को इंटेस्टाइन भी कहते हैं, इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द इंटेस्टाइन, क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हाइंडगट की। व्हाट इज हाइंडगट इन दैम, तो अगर हम हाइंडगट की बात करें ना, तो एक स्मॉल पोर्शन होता है एनस से पहले, ठीक है, एनस से पहले पहले एक स्मॉल सा पोर्शन है जो मिडगट, जहाँ मिडगट ने खत्म होना है ना, देखो ये एक पोर्शन है, यहाँ पे मिडगट हो गया खत्म, तो नेक्स्ट क्या चलेगा, हाइंडगट, ठीक है। तो हाइंडगट क्या है, एक छोटा सा पोर्शन होता है जस्ट आफ्टर मिडगट, ठीक है। और हाइंडगट की एंडिंग कहाँ पे होगी, ठीक है, यहाँ पे होगी जब एनस, एनस से पहले यहाँ पे इसकी एंडिंग हो जाएगी। तो स्मॉल पोर्शन जस्ट बिफोर एनस इस हाइंडगट, ठीक है, एनस से पहले हाइंडगट होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि ये हाइंडगट इन्वॉल्व होता है वाटर और साल्ट की ऑस्मो रेगुलेशन में, दिस हाइंडगट इज इन्वॉल्व्ड इन वाटर एंड और साल्ट ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। और इसके अलावा ये हाइंडगट इन्वॉल्व होता है अनडाइजेस्टेड फूड की एक्सक्रिएशन में, ठीक है, ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाता है अनडाइजेस्टेड फूड, ऐसी खुराक जिसको बॉडी तोड़ नहीं सकी, ठीक है, उसको इस हाइंडगट ने बॉडी से बाहर निकाल देना है एज इट इज़ ही, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग भी करवाई गई थी, बहुत ज़्यादा इंजाइमेटिक सिक्रिएशन भी करवाई गई थी फूड की डाइजेशन के लिए, लेकिन कुछ फूड के अंदर ऐसे जो है थे जो है पोर्शन था फूड के अंदर, एक कुछ जो थे वो ऐसे फूड के अंदर एक ऐसा पार्ट था फूड का जो फिर भी इन इंजाइमेटिक सिक्रिएशन और ग्राइंडिंग के बावजूद भी जिसको बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पाई, जिसको बॉडी नहीं तोड़ पाई, तो वो अनडाइजेस्टेबल फूड था। तो फिर इस अनडाइजेस्टेबल फूड को एज इट इज़ ही बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमने बात की इसके न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन में हमने बात की कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, प्रीडेटर हैं, ठीक है, स्कैवेंजर हैं, हर्बीवोर्स हैं। फिर हमने बात की इनके गट की, ठीक है, इनका गट जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसको डिटेल डिस्कशन की। अब हम बात करते हैं इनके अंदर रेस्पिरेशन किस तरह की होती है, हाउ दे डू रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम इनके अंदर किस तरह का होता है। ओके, हेयर विल टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन क्रेफिश, ठीक है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो इनके पास स्ट्रक्चर होता है रेस्पिरेशन करवाने के लिए वो होते हैं गिल्स, ठीक है, तो इनके अंदर गिल्स होते हैं, ठीक है। तो गिल्स जो वो स्ट्रक्चर है जो इनके स्फेलोथोरेसिक अपेंडेजेस के साथ अटैच होता है, दीज गिल्स आर अटैच विद देयर cephalothoracid appendages,
हमें पता है, मैंने सेफेलोथोरेसिक बहुत डिटेल से बता दिया था कि सेफेलोथोरेसिक होता क्या है, जहाँ पे हेड और थोरक्स दोनों ही कंबाइन होते हैं, इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। तो इस सेफेलोथोरेसिक अपेंडेजेस के साथ क्या होते हैं, गिल्स अटैच होते हैं, और दीज गिल्स आर मीन्ट टू बी फॉर रेस्पिरेशन। इन गिल से रेस्पिरेशन करवाई जाती है। क्लियर? ठीक है। तो इनके ना गिल्स जो होते हैं ना, ये एक चैम्बर के अंदर होते हैं। देयर गिल्स आर प्रेजेंट इन ए चैम्बर। ठीक है। इन चैम्बर को कहा जाता है ब्रैंकियल चैम्बर्स। इसको गिल चैम्बर भी कह सकते हैं। ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज दी गिल चैम्बर। क्लियर? तो इनके अंदर ना एक स्ट्रक्चर है जो इसको हम कहते हैं कैरापेस। तो कैरापेस मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, यू कैन सी है। तो इस कैरापेस रीजन में एक कट प्रेजेंट होता है। देयर इज ए कट इन दिस कैरापेस रीजन विच इज कॉल्ड एज द सर्विकल क्रेविस। सर्विकल क्रेविस। इस कट के जरिए ना पानी बॉडी के अंदर इंटर होता है। थ्रू दिस सर्विकल क्रेविस वाटर इंटर इन बॉडी के अंदर पानी दाखिल होता है। यहाँ तक बात होगी कैरापेस। कैरापेस में कट है जिसको हम सर्विकल क्रेविस कहते हैं। इस सर्विकल क्रेविस में से पानी बॉडी के अंदर इंटर होता है। ठीक है। और पानी से गैसेस को लिया जाता है। कौन सी गैस को? ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड पानी को दे दी जाती है, ताकि पानी इसको दोबारा इस कट के जरिए बाहर ले जाए। ठीक है, बॉडी से, और बॉडी में ऑक्सीजन अब्सॉर्ब कर ली जाती है। ठीक है। तो इसको हम डिटेल से अभी यहाँ पे देखते हैं कैसे ये प्रोसेस होता है। अच्छा, इसके बाद एक और प्रोसेस है जिसमें क्या है, सेकंड मैक्सिला होता है। तो इट्स सेकंड मैक्सिला इज इन्वॉल्व इन दिस। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि सेकंड मैक्सिला के पास ना एक पोर्शन होता है जिसको कहते हैं स्कैफोग्नेथाइट। ठीक है, स्कैफोग्नेथाइट। देयर इज ए पोर्शन इन सेकंड मैक्सिला विच इज कॉल्ड एज दी स्कैफोग्नेथाइट। ठीक है। तो इस स्कैफोग्नेथाइट की बीटिंग की वजह से वाटर इंटर होता है इनकी बॉडी में। ठीक है, ड्यू टू दिस स्कैफोग्नेथाइट बीटिंग, ये बीट करते हैं और इस बीटिंग की वजह से वाटर क्या करता है, इंटर करता है इनकी बॉडी में। ठीक है, वाटर बॉडी में जाता है। और उसके अलावा वाटर जो है बॉडी में जाने के बाद ये जाता है वाटर ब्रैंकियल चैम्बर्स की तरफ। आफ्टर इंटरिंग इनटू द बॉडी वाटर पासिस थ्रू दी ब्रैंकियल चैम्बर्स। ठीक है, ब्रैंकियल चैम्बर्स के ऊपर से होता है। ठीक है, क्लियर? और यहाँ पे होगी गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, ब्रैंकियल चैम्बर में क्या होना है, गैसियस एक्सचेंज होनी है। ठीक है, यहाँ पे गैसेस का तबादला किया जाना है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, कंसंट्रेशन डिफरेंस होती है। जो पानी बाहर से आया उसके अंदर ऑक्सीजन की मिकदार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है कि जो अंदर मौजूद है ब्रैंकियल चैम्बर्स के पास क्या है, सर्कुलेटरी फ्लूइड। सर्कुलेटरी फ्लूइड। तो इस सर्कुलेटरी फ्लूइड के पास कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है, जो कि ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस हुई थी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सर्कुलेटरी फ्लूइड को दे दी गई। ठीक है, ताकि बॉडी से बाहर ले जाई जा सके। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन डिफरेंस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसकी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है इसके सर्कुलेटरी फ्लूइड में, और इसके सर्कुलेटरी फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर के अंदर जो है वो अब्जॉर्ब कर ली जाती है। देखो, पानी आया ब्रैंकियल चैम्बर की तरफ, ब्रैंकियल चैम्बर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन पानी से ब्रैंकियल चैम्बर के सर्कुलेटरी फ्लूइड में अब्जॉर्ब कर ली गई, और ब्रैंकियल चैम्बर के सर्कुलेटरी फ्लूइड से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को दे दी गई, और ऑक्सीजन वाले ऑक्सीजनेटेड फ्लूइड ने दोबारा जो है वो बॉडी को ऑक्सीजन दे देनी है। ठीक है, बॉडी को ट्रांसफ़र कर दी जानी है। ठीक है, और जो हमारे पास मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड वाला वाटर, इसको बॉडी से बाहर इन ब्रैंकियल चैम्बर से बाहर जो है बॉडी से निकाल दिया जाना है। ठीक है, क्लियर? तो बेसिकली जो इनके अंदर सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है, दिस इज इट्स रेस्पिरेटरी फ्लूइड। ठीक है,
तो ये इसका रेस्पिरेटरी फ्लूइड होगा। इसका जो ये रेस्पिरेटरी फ्लूइड है, ये बेसिकली इसका रेस्पिरेटरी फ्लूइड किसका है, ये जो हमारे पास क्रेफिश है, ठीक है, इसको कहते हैं हम दिस रेस्पिरेटरी फ्लूइड कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हेमोसियानिन, ठीक है। इस रेस्पिरेटरी फ्लूइड के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो है हेमोसियानिन, ठीक है। तो इसका कलर जो होता है ये इसका कलर जो होता है ये ब्लूइश ग्रीन कलर होता है, जिंक कलर, इट्स कलर इज ब्लूइश ग्रीन कलर, यानी कि जिंक कलर होगा इसका, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो है वो ये जो हमारे पास फ्लूइड है ये एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है इनका, ठीक है। मतलब कि इनका हार्ट ने इसको पंप करना है बॉडी में, बॉडी इसने कैरी करना है और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड इसी ब्लड से दे दी जाती है फिर किसको, वाटर को, और वाटर से ऑक्सीजन जो है वो इसको ये फ्लूइड अब्सॉर्ब लेके ऑक्सीजनेटेड फ्लूइड बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये इसके पास ये कैपेसिटी होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को कैरी करे, ठीक है, क्योंकि दिस हेमोसियानिन हैव कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, ठीक है। इस सर्कुलेटरी फ्लूइड के पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैरी करने वाली प्रोटीन होती है, ठीक है, क्लियर। तो ये जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन डिफ्यूज करते हैं इस फ्लूइड के अंदर और पूरी बॉडी के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसफर करता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से लेके बॉडी से बाहर वाटर के जरिए ये ट्रांसफर कर देता है, भेज देता है, ठीक है, क्लियर। तो इसके अलावा क्या है कि जो इनका रेस्पिरेटरी फ्लूइड है ना, इसके पास कुछ अमीबा शेप्ड सेल्स होती हैं, देयर रेस्पिरेटरी फ्लूइड कंटेन सम काइंड ऑफ अमीबा शेप्ड सेल दैट इज द अमीबोसाइट्स, अमीबोसाइट्स। तो अमीबोसाइट्स बेसिकली कुछ अमीबा शेप्ड सेल है इनके सर्कुलेटरी फ्लूइड में। ये अमीबोसाइट्स जो होते हैं इनका फंक्शन होता है इम्यूनिटी रिलेटेड, दीज अमीबोसाइट्स आर इम्यूनिटी रिलेटेड सेल्स, ठीक है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं इनको, ठीक है। तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की। हियर विल टॉक अबाउट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ हम इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। तो इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो जस्ट लाइक आर्थ्रोपोड्स है। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ क्रेफिश इज जस्ट लाइक अदर आर्थ्रोपोड्स, ये दूसरे आर्थ्रोपोड की तरह ही सर्कुलेशन करवाती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके हार्ट की, क्रेफिश के हार्ट की यहाँ पे बात करते हैं। तो अगर हम बात करें इनके हार्ट की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इनका जो हार्ट होता है उसमें से कुछ देखो, ये हार्ट है ना, हार्ट में से इस तरह आर्टरीज निकल रही होती हैं, ये आगे वाले हिस्से में निकलेंगी तो हम इनको कहेंगे एंटीरियर आर्टरीज, ठीक है। और अगर यही आर्टरीज पीछे वाले हिस्से में निकलेंगी तो इसको हम कहेंगे पोस्टीरियर आर्टरीज। तो हार्ट के इंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन से आर्टरीज निकल रही होती हैं, ठीक है। आर्टरीज इमर्जिंग फ्रॉम देयर हार्ट एंटीरियरली और पोस्टीरियरली, ठीक है। और हार्ट इनका होगा सिंपल, और इस हार्ट में से क्या निकलेंगी, आर्टरीज इमर्जिस, ठीक है, वो इंटीरियर भी जाएंगी और ये पोस्टीरियर भी जाएंगी। तो ना इनका जो हार्ट होता है ना, इसके हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, हार्ट को कवर किया होता है एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन में ने क्रेफिश के हार्ट को, उस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को नाम देते हैं पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है विच कवर दी हार्ट ऑफ दी क्रेफिश, ठीक है। तो इनके हार्ट के अंदर ना 2 होल्स होते हैं, देयर हार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 होल्स, छोटे छोटे 2 स्मॉल होल्स होते हैं इनके हार्ट में, ठीक है, जिसको कहते हैं
ओस्टिया, इन होल्स को नाम दिया जाता है ओस्टिया। तो ये सर्कुलेटरी फ्लूइड की पैसेज के लिए ज़रूरी है। इट दीज ओस्टिया आर इन्वॉल्व इन दी पैसेज ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड। ठीक है, सर्कुलेटरी फ्लूइड की पैसेज करवाते हैं, पंपिंग करवाते हैं ये ओस्टिया। ठीक है, तो इसके अलावा क्या है कि इनका हार्ट जो होता है ना वो सिंगल सर्किट होता है। देयर हार्ट इज सिंगल सर्किट। ठीक है, सिंगल सर्किट हार्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें ना कि इसका हार्ट जो होगा वो सिंगल सर्किट होगा, इसका मतलब क्या है कि ब्लड जो है वो वन डायरेक्शन में ही पास करता है। ठीक है, ब्लड को हार्ट एक ही डायरेक्शन में सर्कुलेट करता है, सर्कुलेट ब्लड इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ब्लड की सर्कुलेशन करवाई जाती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो सिस्टम होता है ना, जो हमारे पास हार्ट का सिस्टम है, ये काफ़ी लो एफिशिएंसी वाला होता है, इसकी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं होती है। तो लो एफिशिएंसी होगी क्यों? क्योंकि इनके केस में, क्रेफिश के केस में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड दोनों ही मिक्स अप होते हैं, ये सेपरेट नहीं होते। तो इन केस ऑफ द क्रेफिश ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स अप। ठीक है, तो अच्छा क्लियर। अच्छा, वो कहता है कि बेसिकली हार्ट फंक्शन कैसे करता है, इसकी अगर हम बात करें तो एक वेंट्रल साइनस है इनके पास। वेंट्रल साइनस वो जगह होती है जहाँ पे ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इनके अंदर ना दो स्ट्रक्चर है, एक वेंट्रल साइनस, एक पेरिकार्डियल साइनस। इनका काम है, इन्होंने कलेक्ट करना होता है ब्लड को बिफोर इंटरिंग इनटू द गिल्स और बिफोर इंटरिंग इनटू द हार्ट। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली वेंट्रल साइनस में ना ब्लड को कलेक्ट किया जाता है और इसको गिल्स के पास पंप कर दिया जाता है, और वेंट्रल साइनस में होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ठीक है, इसको जब गिल्स के पास लेके जाएंगे तो यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को दे दिया जाएगा और वाटर से ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्व कर लेती हैं गिल्स के अंदर जो ब्लड होगा। ठीक है, गिल्स के अंदर जो है वो ब्लड को जो है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है इंटर करवाया जाएगा गिल्स के अंदर, और उसके बाद उसको पेरिकार्डियल साइनस को जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पेरिकार्डियल साइनस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और इस पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड को से ब्लड जाएगा हार्ट के पास, क्योंकि इस पेरिकार्डियल साइनस ने हार्ट को क्या किया हुआ है, सराउंड किया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद ब्लड को रिटर्न करवा, हार्ट के पास क्या होना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड को हार्ट ने पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र पंप करवा देना है। ठीक है, और उसके बाद वहाँ से बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड को इसने रिसीव करना है। ठीक है, और फिर उसको वेंट्रल साइनस को जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है, ताकि वेंट्रल साइनस उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड की ऑक्सीजनेशन गिल्स के अंदर ट्रांसफ़र करके करवा सके। ठीक है, पहले वेंट्रल साइनस के पास आया ब्लड। ठीक है, उसके पास क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है वो गिल्स के पास गया, गिल्स के पास उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि गिल्स के पास ऑक्सीजनेटेड वाटर मौजूद था। वो ऑक्सीजनेटेड वाटर से ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड उस वाटर को दे देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग वाटर बॉडी से बाहर ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है, वो हमारा मसला नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना, वो अच्छा अब क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पेरिकार्डियल साइनस को देना है। पेरिकार्डियल साइनस ने सराउंड किया होता है हार्ट को, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट को देता है, हार्ट ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी को पंप करवा देना है, और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस हुआ था वो, अब देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना जब बॉडी को देना है ना, तो बॉडी टिश्यूज़ ने ऑक्सीजन ले लेनी है, और इस बॉडी टिश्यू के अंदर मेटाबॉलिज्म जिससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी वो इसने इस ब्लड के अंदर, इस जो हेमोसियानिन है इसके अंदर ट्रांसफ़र करवा देनी है कार्बन डाइऑक्साइड। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट के पास आता है, हार्ट ने इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को वेंट्रल साइनस को देना है, वेंट्रल साइनस ने नेक्स्ट गिल चैम्बर्स को दे देना है। ठीक है, लगी समझ। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर होने वाले नर्वस सिस्टम की। तो इनके पास ना क्या होता है कि जो इनका नर्वस सिस्टम है ना क्रेफिश का, वो एनालिड के साथ रिजेंबल करता है, रिजेंबल टू एनालिड्स और अरेक्नीड।
दोनों के साथ इनका नर्वस सिस्टम रिजेंबल करता है। इनके पास ना एक स्ट्रक्चर होता है कि इनका नर्वस सिस्टम जो है बेसिकली सिंपल ब्रेन के ऊपर कंसिस्ट करता है, ठीक है। और इस सिंपल ब्रेन के ब्रेन बेसिकली है क्या, एक इस सिंपल ब्रेन के पास होते हैं डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। दिस सिंपल ब्रेन कंटेन डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। तो बेसिकली जो नर्वस सिस्टम है ना, अगर आपको पूछा जाए कि क्रेफिश का नर्वस सिस्टम, तो आप कहोगे नर्वस सिस्टम ऑफ द क्रेफिश कंसिस्ट ऑफ ए सिंपल ब्रेन विद ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। सिंपल ब्रेन है और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से मिलकर बना होता है इनका नर्वस सिस्टम। ये डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड ना बॉडी के पोस्टीरियरली, मतलब देखो ये एक बॉडी है, मुंह वाला हिस्सा इंटीरियर है, बैक साइड वाला होता है पोस्टीरियर। तो बॉडी के बैक साइड वाले हिस्से पे ये नर्वस सिस्टम बिल्कुल ही रन कर रहा है पूरी बॉडी में, ठीक है। क्लियर, फैली हुई है नर्व्स, ठीक है। तो अच्छा क्लियर। तो अगर हम बात करें ना इन डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड की, तो इसके अंदर एक दो हैं, ठीक है। तो एक जो नर्व कॉर्ड होगी ना वो बिलो होगी, बिलो टू ईसोफेगस। इस नर्व कॉर्ड को कहा जाता है सब ईसोफेजियल गैंग्लिया। It is called as the which is nerve cord which is present below the esophagus is called subesophageal ganglia. Subesophageal ganglia। और एक नर्व कॉर्ड होगी डोर्सल, डोर्सल कहते हैं ऊपर वाले हिस्से को, ठीक है। तो वन नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट डोर्सल टू ईसोफेगस, फेगस होता है, ठीक है। तो इस नर्व कॉर्ड को नाम दिया जाता है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया। दिस इज कॉल्ड एज दी सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया, ठीक है। क्लियर। तो एक दो नर्व कॉर्ड होती हैं, एक इसके सिंपल ब्रेन के पास, सॉरी इसके सिंपल ब्रेन के साथ दो नर्व कॉर्ड है, एक ईसोफेगस के ऊपर है और एक नीचे है। ऊपर वाली को सब ईसोफेजियल और नीचे सॉरी नीचे वाली को सब ईसोफेजियल, और एक जो ऊपर है उसको सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लिया का नाम देते हैं, ठीक है। ये होती है नीचे ईसोफेगस के और ये होती है ऊपर ईसोफेगस के, ठीक है। अच्छा क्लियर। अच्छा अगर हम इसके ब्रेन की बात करें तो इसके ब्रेन के पोर्शन में क्या होता है, सबसे पहले सेरिब्रल गैंग्लिया, ठीक है। सेरिब्रल गैंग्लिया होंगे और इन सेरिब्रल गैंग्लिया से वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स जो होती हैं ना डबल, ये एक्सटेंड करती हैं इस ब्रेन में से, ठीक है। ठीक है। तो इन सेरिब्रल गैंग्लिया से क्या चीज़ एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये एक्सटेंड करती हैं इनसे, ठीक है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड इससे एक्सटेंड करती हैं। क्लियर। तो हर सेगमेंट जो होता है ना इसका होता है, हर सेगमेंट के पास गैंग्लिया होता है, ठीक है, क्रेफिश के बॉडी में, ठीक है। और जिसमें से फर्दर नर्व्स निकल रही होती हैं और तमाम ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के उसको ये नर्व्स कनेक्ट कर रही होती हैं, ठीक है ना। फ्रॉम ईच सेगमेंट ऑफ द बॉडी हैज़ ए गैंग्लिया अराइज, ठीक है। और फ्रॉम दीज गैंग्लिया, पहले गैंग्लिया अराइज होते हैं सेगमेंट्स में से, ठीक है। और फिर इन गैंग्लिया से नेक्स्ट क्या चीज अराइज होती है, नर्व्स। देन फ्रॉम दीज गैंग्लिया नर्व अराइज। और फिर इस नर्व ने क्या करना है, बॉडी के सारे ऑर्गन्स को के साथ कनेक्ट होना है और उनकी फंक्शंस को कंट्रोल करना है, उनको जो है वो लोकेट करना है कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इनके ब्रेन का काम है। क्लियर, लगी समझ। तो उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर कुछ सेंस ऑर्गन्स की। यहाँ पे हम बात करें सेंस ऑर्गन। तो अगर हम सेंस ऑर्गन की बात करें ना क्रेफिश में, तो एक सेंस ऑर्गन है एंटीना, ठीक है। तो अगर हम एंटीना की बात करें ना, क्रेफिश का एक सेंस ऑर्गन होता है ये, ठीक है। और एंटीना हमें पता है कितने होते हैं, बेसिकली मैंने पिछले भी जब अपेंडिजेस पढ़ाए थे उसमें मैंने बताया था 4 एंटीना होंगे। एक होगा स्मॉल पेयर, पेयर की फॉर्म में होंगे, ठीक है। और एक होगा एंटीना का लार्ज पेयर। जो स्मॉल पेयर होता है ना एंटीना का उसको कहते हैं एंटीन्यूल, एंटीन्यूल,
न्यूल। और जो लार्ज पेयर होता है ना एंटीना का, उसको एंटीना ही कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंटीना का आपको पता है क्या काम होता है, इसने जो है वो सेंसिंग करनी होती है। ठीक है, कैमो रिसेप्शन, सेंसिंग वगैरह, ठीक है ना, सिग्नल्स वगैरह को इसने डिटेक्ट करना होता है इन्वायरमेंट से। ठीक है, उसके बाद वो बात करता है इनके अंदर कंपाउंड आइज की। कंपाउंड आइज इन क्रेफिश। तो अगर वो कंपाउंड आइज की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इनके पास ना कंपाउंड आइज होती हैं। ठीक है ना, देखने के लिए। ठीक है, जो इन्वायरमेंट में चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, डिटेक्ट थिंग्स, सी थिंग्स इन इन्वायरमेंट, दे हैव कंपाउंड आइज। अच्छा, उसके अलावा वो कहता है कि जो इनकी आइज होती हैं ना, वो एक मूवेबल आई स्टाक के ऊपर लगी होती हैं। दीज आइज आर प्रेजेंट ऑन ए, ठीक है, जो चिपकी जो होती हैं ना, लगाई जाती हैं एक मूवेबल आई स्टाक के ऊपर। क्लियर। अच्छा, वो कहता है कि इनके जो लेंस होते हैं उनके पास ना जो है वो बेसिकली 25 से 14,000 यूनिट्स होते हैं। देयर लेंसेज, कौन सी लेंस सिस्टम जो होगा इनका, इसके पास एक छोटे छोटे यूनिट से ये मिलके बना होता है। ठीक है, कितने होंगे वो छोटे छोटे यूनिट जो मिलके इस लेंस को बनाते हैं, वो होंगे 25 से 14,000 तक। और इन यूनिट्स को नाम क्या दिया जाता है, बेसिकली इन यूनिट्स को नाम दिया जाता है ओमाटीडिया। इनको ओमाटीडिया का नाम दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। उसके अलावा ना इनके अंदर ना एक स्ट्रक्चर होती है लार्वल फॉर्म में आइज की जगह, वो होती है ओसीलाई। तो अडल्ट में ये कंपाउंड आइज होंगी। अगर हम इनके लार्वल फॉर्म की बात करें, तो इनके लार्वल क्रस्टेशियंस के पास ना कुछ फोटो रिसेप्टर्स होते हैं इंस्टेड ऑफ कंपाउंड आइज। ठीक है, तो ये फोटो रिसेप्टर्स जो होंगे ना, इनको सिंपल आइज कहा जाता है। ठीक है, सिंपल आइज है इनकी। ठीक है, सिंपल आइज। इसके लिए अनदर नेम यूज किया जाता है ओसीलाई। ठीक है, ओसीलाई। कंपाउंड आइज किससे मिलके बनती हैं, ओमाटीडिया से। और सिंपल आइज को लिए अनदर नेम यूज किया जाता है ओसीलाई। ठीक है, क्लियर। तो ये जो क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं लार्वल क्रस्टेशियंस को कि वो इधर उधर ओरिएंट कर सके। और या फिर लाइट की तरफ अगर जाना हो तो फिर भी ये डिटेक्ट करते हैं लाइट को। और अगर लाइट से दूर जाना हो तो फिर भी उसको डिटेक्ट करके लाइट से दूर जाना शुरू कर देते हैं लार्वल क्रस्टेशियंस। ठीक है, लेकिन जो ये ओसीलाई है ना, ये इमेज नहीं बना सकती है, जस्ट डिटेक्शन करती है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट को। ठीक है, तो बहुत से जो है हमारे पास लार्वल क्रस्टेशियंस होते हैं, वो प्लांक्टोनिक होते हैं। ठीक है ना, ये प्लांक्टोनिक होते हैं, जिसकी वजह से क्या करते हैं, पानी में ये तैरते हैं, इधर उधर फिरते हैं। तो जिसकी वजह से क्या करते हैं, ये ओसीलाई का यूज़ करते हैं ताकि ये वाटर की जो है वो सरफेस पे, जहाँ भी, क्योंकि वाटर की सरफेस पे लाइट मौजूद होती है ना, तो इन ओसीलाई का यूज़ करके ना ये वाटर की सरफेस के ऊपर आते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इनके अंदर एक और सेंसिंग स्ट्रक्चर की, सेंसिंग ऑर्गन की, दैट इज स्टेटोसिस्ट। हियर इज अ स्ट्रक्चर दैट इज स्टेटोसिस्ट। ठीक है, तो अगर स्टेटोसिस्ट क्या करता है, ये बैलेंस और ओरिएंटेशन को मेंटेन करता है। दिस स्टेटोसिस्ट मेंटेन बैलेंस, बॉडी का बैलेंस इसने मेंटेन करना होता है। और ओरिएंटेशन, या फिर एंड लिखूंगी, एंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब बॉडी ने जो इधर उधर मूव करना है, ओरिएंट करना है, उसको ये कंट्रोल करता है। अगर बॉडी रोटेट करती है या फिर कभी कभार क्या होता है, बॉडी रोटेट कर जाती है या फिर उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, जिस तरह के जो है वो क्रेविश उल्टी हो जाएगी, बॉडी इसकी उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि स्टेटोसिस ने सिग्नल भेजना होता है ब्रेन को। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो है वो इस मूवमेंट को डिटेक्ट करके बॉडी को सीधा कर लिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं बॉडी की मूवमेंट को, बॉडी की मोशन को। दैट्स वाई वी कैन कॉल इट एज ए गायरोस्कोपिक सेंसर। इट इज आल्सो ए गायरोस्कोपिक
सेंसर, तो हम इसको गायरोस्कोपिक सेंसर की नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि जब भी बॉडी ने टर्न करना है बैक पे, तो फौरी तौर पर स्टेटोसिस ने सिग्नल भेजना है ब्रेन को, ताकि बॉडी के जो है वो पोजीशन को जो है वो सीधा किया जा सके, बॉडी की पोजीशन को एक बेटर जो लाया जा सके, ठीक है ना, बॉडी को सीधा करने के लिए, ठीक है। तो गायरोस्कोपिक सेंसर का नाम दिया मैंने इसको। अच्छा, स्टेटोसिस्ट बेसिकली वो, अगर मैं इसकी एक बेसिक डेफिनेशन आपको बताऊँ ना, तो ये एक्सटेंशन होती है इनके एक्सोस्केलेटन की। स्टेटोसिस्ट बेसिकली इज एन एक्सटेंशन ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन, ठीक है, इनका एक्सोस्केलेटन की एक्सटेंशन होती है ये बेसिकली, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द क्या होते हैं, सीटा मौजूद होते हैं, ठीक है ना। इसके इर्द गिर्द क्या चीज़ मौजूद होती है, सीटा सराउंड करते हैं इस एक्सोस्केलेटन को, जो स्टेटोसिस्ट बनाता है, ठीक है ना। तो स्टेटोसिस्ट इज एक बेसिकली एन एक्सटेंशन ऑफ देयर एक्सोस्केलेटन सराउंडेड बाय ए सीटा, ठीक है, सराउंडेड बाय सीटा। और इसके सेंटर में ना, स्टेटोसिस्ट के सेंटर में, ठीक है, इन सेंटर ऑफ दिस एक सैंड ग्रेन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेटोलिथ। इसके सेंटर में एक सैंड ग्रेन बनता है, जिसको नाम देते हैं स्टेटोलिथ का, ठीक है, इसको स्टेटोलिथ का नाम दिया जाता है। इस स्टेटोलिथ ने मेंटेन करना होता है बैलेंस को। दिस स्टेटोलिथ इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी। बेसिकली जो ये स्टेटोसिस्ट है, ये इनके जो है वो क्यूटिकल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्यूटिकल में भी का पोर्शन बनाता है, क्योंकि एक्सोस्केलेटन ही बना रहा है ना इसको, तो एक्सोस्केलेटन भी तो क्यूटिकल से मिलके बनता है। तो क्या होता है कि मोल्टिंग के दौरान ना, ड्यूरिंग मोल्टिंग दिस स्टेटोसिस्ट रिमूव्ड, इस स्टेटोसिस्ट को रिमूव किया जा सकता है मोल्टिंग के दौरान, ठीक है। और इसको एक्सोस्केलेटन के अलोंग रिमूव करवा दिया जाता है। और ये एक्सोस्केलेटन के अलोंग अगर रिमूव करता है ना, तो एक्सोस्केलेटन के अलोंग जब नया एक्सोस्केलेटन आएगा तो ये बन भी जाएगा। एक्सोस्केलेटन क्यों रिमूव किया जाता है, ताकि बॉडी जो है वो जो क्रेफिश है ये अपना साइज इंक्रीज कर सके, और जैसे ही ये अपने नॉर्मल साइज को पहुंचता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, एक्सोस्केलेटन दोबारा बन जाता है। जब ये दोबारा एक्सोस्केलेटन बनता है तो स्टेटोसिस्ट भी इसके साथ ही दोबारा बन जाता है, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इनके अंदर केमोरिसेप्शन की। केमोरिसेप्शन इन क्रस्टेशियन रिसेप्शन। तो अगर हम इनके अंदर केमोरिसेप्शन की बात करें ना, तो इनके अंदर केमोरिसेप्टर्स होते हैं। दे हैव सीवरल केमो रिसेप्टर्स, ठीक है। ये जो है कैमो रिसेप्टर्स में पता है, कैमो रिसेप्टर का काम होता है डिटेक्ट करना है। कैमो मीन केमिकल, तो ये केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करता है, केमिकल प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे ही इनके करीब कोई फूड प्रेजेंट होगा, इनको फूड अपने नज़दीक कोई नज़र आएगा, तो ये इसको डिटेक्ट करेंगे, ठीक है, थ्रो दीज कैमो रिसेप्टर, ठीक है। किस तरह, क्योंकि फूड के अंदर क्या होती है, स्मेल होती है, विच इज़ आल्सो ए केमिकल टाइप, ठीक है। तो इन स्मेल्स को अपने कैमो रिसेप्टर के जरिए ये डिटेक्ट करते हैं, और फूड को भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, क्लियर। तो जब भी इन्होंने किसी फूड को डिटेक्ट करना होता है, इनके अपने कैमो रिसेप्टर्स का मोस्टली यूज करते हैं। और इनके पास एक और रिसेप्टर होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोप्रायोरिसेप्टर, प्रोप्रायोसेप्टर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना प्रोप्रायोसेप्टर्स की, तो इनके पास जो होते हैं प्रोप्रायोसेप्टर्स होते हैं, इनकी मूवमेंट से जो रिलेट करते हैं, इनके मोशन से जो रिलेट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं मोशन सेंसर, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज दी मोशन सेंसर्स, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू देयर मूवमेंट्स, दे आर रिलेटेड टू देयर मोशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें ना प्रोप्रायोसेप्टर्स की, तो इन्होंने बॉडी को, ब्रेन को सिग्नल भेजना होता है। दे सेंड सिग्नल टू ब्रेन, ठीक है, ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं बॉडी की इंटरनल कंडीशंस के बारे में, ठीक है ना। They send these proprioceptors send signal to brain about regarding to the internal conditions ऑफ बॉडी की इंटरनल कंडीशन के बारे में ये सिग्नल सेंड करते हैं, ठीक है ना। मतलब कि ये इंटरनल कंडीशंस मतलब कि बॉडी जो है
ये किसी रॉक के ऊपर है, किसी सरफेस के ऊपर है, बॉडी वॉक कर रही है, बॉडी स्विम कर रही है, ये सारे सिग्नल्स इस प्रायोसेप्टर्स ने भेजने होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इनके अंदर सीटा की, विच इज़ आल्सो ए केमिकल रिसेप्टर, ठीक है। तो मैं सीटा की अगर बात करूँ ना आपके साथ, तो ये सीटा जो होते हैं ये इक्वली और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं हेड और अपेंडेजेस में, ठीक है। इट इज़ इक्वली एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी हेड एंड अपेंडेजेस, इसकी टांगों वगैरह के ऊपर भी ये और माउथ पार्ट्स के पास भी ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सीटा। सीटा बेसिकली ना छोटा सा एक अमर्जिंग स्ट्रक्चर है, एक स्मॉल बल्जिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक जिसको हमने सीटा का नाम दे दिया लगता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सीटा जो होते हैं ना ये इनके अपेंडेजेस पे मौजूद है, मतलब माउथ पार्ट पे मौजूद है, ठीक है, टांगों वगैरह पे मौजूद है, या फिर इनके एंटीना, एंटीना बड़ा फेमस अपेंडेज है जिसके ऊपर सीटा मौजूद होता है, और इसके अलावा एंटीना के ऊपर मौजूद है, इसके अलावा ये इनके कैमो रिसेप्टर्स के ऊपर भी मौजूद है जो सीटा है, अब ठीक है। और इसका काम क्या होता है, इन्होंने फूड को टेस्ट करवाने में हेल्प करनी है, ठीक है, इन सीटाज ने, ठीक है। और ये इसके अलावा क्या है कि ये फेरोमोन्स को भी डिटेक्ट कर सकता है, दिस सीटा इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन द डिटेक्शन ऑफ द फेरोमोन्स, ठीक है। ये फेरोमोन्स जो होती हैं ये इसी जो है वो क्रेफिश ही करवाएगी रिलीज, लेकिन ऑपोजिट सेक्स, ठीक है। मतलब अगर मेल ने रिलीज करवाई है तो फीमेल इसको डिटेक्ट करती है फॉर कोर्टशिप, ठीक है, इसलिए करवाई जाती है ताकि वो मेटिंग कर सकें, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्योंकि इनके अंदर एक्सटर्नल होती है, तो ये क्या करते हैं, ये इन कैमो रिसेप्टर्स को यूज़ करते हैं इकट्ठे होने के लिए, स्वार्मिंग के लिए, मतलब फेरोमोन्स रिलीज होने हैं और फेरोमोन्स को सब ने डिटेक्ट करना है और एक जगह पर इकट्ठे होना है, जिस प्रोसेस को स्वार्मिंग का नाम दिया जाता है। स्वार्मिंग एक जगह पर इकट्ठे होना फॉर सेक्शुअल रीजन, ठीक है, उसको कहा जाता है, ताकि क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो इतने ज़्यादा क्रेफिश एक जगह पे इकट्ठे होंगे, वहाँ पे अपने स्पर्म और एग्स रिलीज करेंगे, तो चांसेस जो है वो मेटिंग के मैक्सिमम हो जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे क्या हो जाएगी, रिप्रोडक्शन करवा दी जाती है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसके अंदर एक और रिसेप्टर्स होते हैं जिसको कहते हैं टेक्टाइल रिसेप्टर्स। एक बात की कैमोरिसेप्टर्स की, एक बात की प्रोप्रायोरिसेप्टर्स की, एक बात की प्रोप्रायोसेप्टर्स हैं कि, ठीक है, एक बात की सीटा की। अब हम बात करते हैं टेक्टाइल रिसेप्टर्स की। इनके अंदर टेक्टाइल रिसेप्टर्स इन क्रेफिश, ठीक है। अगर हम टेक्टाइल रिसेप्टर्स की बात करें ना, तो ये इन टेक्टाइल रिसेप्टर्स को इक्विलिब्रियम बैलेंस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कि जब भी बॉडी पलट जाएगी तो क्या होगा, ब्रेन को सिग्नल भेजकर ये भी बॉडी को सीधा करवाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये इक्विलिब्रियम बैलेंस और पोजीशन को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये दीज टेक्टाइल रिसेप्टर्स आर यूज्ड इन टू मेंटेन इक्विलिब्रियम बैलेंस, ठीक है, इक्विलिब्रियम बैलेंस को ये मेंटेन करवाते हैं, ठीक है। तो ये टेक्टाइल रिसेप्टर्स इनके ज्वाइंट्स और अपेंडेजेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दीज टेक्टाइल रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन देयर अपेंडेजेस और ज्वाइंट्स, ठीक है। तो जब क्रस्टेशियन रेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो ये जो इनके रिसेप्टर्स होते हैं ये स्टिम्युलेट होते हैं, ठीक है ना, ताकि बॉडी को एक नॉर्मल डायरेक्शन में रखा जा सके, ताकि बॉडी को एक प्रॉपर रखा जा सके, ताकि और बॉडी की सिचुएशंस को नॉर्मलाइज रखा जा सके। मीन्स कि जब भी ये रेस्ट में होंगे, सो रहे होंगे, तो क्या होता है कि बॉडी का खतरा होता है कि वो कर्व ना कहीं कर जाए, ठीक है, पलट ना जाए, ठीक है। तो इन केस अगर बॉडी ये पलट जाती है तो फौरी तौर पर टेक्टाइल रिसेप्टर ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं ताकि सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके। और ये टेक्टाइल रिसेप्टर स्टेटोसिस्ट का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था स्टेटोसिस्ट का ये काम होता है बॉडी के इक्विलिब्रियम बैलेंस को मेंटेन रखना। तो उन क्रेफिश के अंदर, जिनके अंदर ये, या फिर उन क्रस्टेशियंस के अंदर, ठीक है ना, जिनके अंदर ये टेक्टाइल रिसेप्टर जो है स्टेटोसिस्ट नहीं होते, उनके अंदर टेक्टाइल रिसेप्टर्स ये काम करते हैं इक्विलिब्रियम बैलेंस को मेंटेन रखने का, ठीक है। तो क्रस्टेशियन के केस में स्टेटोसिस्ट और टेक्टाइल रिसेप्टर्स दोनों एट ए टाइम नहीं एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे, या तो स्टेटोसिस्ट होंगे या टेक्टाइल रिसेप्टर्स होंगे, दोनों का काम एक ही है, बॉडी के इक्विलिब्रियम बैलेंस को मेंटेन रखना। और जब भी कभी बॉडी जो है वो पलट जाए, ठीक है, कर्व हो जाए, तो फौरी तौर पर ब्रेन को सिग्नल इन्होंने सेंड करने होते ताकि। तो क्रस्टेशियंस में सेंस ऑर्गन की भी बात कर ली है हमने, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं क्रस्टेशियंस में एंडोक्राइन सिस्टम की।
बेसिकली अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो जो क्रे फिश के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम है ना, वो इनके अंदर एक्डाइसिस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, एक्डाइसिस क्या, एक्सोस्केलेटन का जो है वो जो नीचे गिर जाना, शेड कर जाना, ताकि बॉडी खुद को साइज में इंक्रीज कर सके। ठीक है, और उसके अलावा ये एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व होता है इन सेक्स डिटर्मिनेशन एंड एंडोक्राइन सिस्टम आल्सो इन्वॉल्व इन कलर चेंज। ठीक है, इन एंडोक्राइन सिस्टम की हेल्प से ये अपनी बॉडी का कलर भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनके अंदर होते हैं जो कि हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं ब्लड में। ठीक है, इनके अंदर इनके एंडोक्राइन सिस्टम मिलके बना होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से। इन एंडोक्राइन ग्लैंड ने क्या करना है, इसने सिक्रिएट करने हैं हॉर्मोन्स। ठीक है, इन हॉर्मोन्स को सिक्रिएट करना है कहाँ पे, इनटू ब्लड, ब्लड में। ब्लड नेक्स्ट इन हॉर्मोन्स को सर्कुलेट करता है। ठीक है, क्लियर। तो हॉर्मोन्स जो होते हैं ये स्पेसिफिक टारगेट टिश्यूज़ को टारगेट करते हैं। ठीक है, और टारगेट टिश्यूज़ में रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। सॉरी, क्रस्टेशियंस में क्या होता है, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है ना, ये एसोसिएट होता है। ठीक है, ये क्लोजली टाइड होता है इनके नर्वस फंक्शंस के साथ। ठीक है, ये क्योंकि ये उसके साथ मिलके जो है वो जो है वो जो काम करता है। जिस तरह का ये एंड नर्वस सिस्टम जो होगा ना, ये जो है वो नेक्स्ट हॉर्मोन्स को रिलीज करवाने के लिए इसको ऑर्डर देगा। ठीक है ना, ये इन टिश्यूज़ को जो इंक्लूड होते हैं, जो नर्वस सिस्टम के वो टिश्यूज़ जो एसोसिएट होते हैं इन ग्लैंड्स के साथ टू रिलीज सिक्रिएशंस, इनको कहते हैं न्यूरो सिक्रिएटरी टिश्यूज़। ठीक है, ऐसे टिश्यूज़ नर्वस सिस्टम के जो ग्लैंड्स के साथ एसोसिएट होते हैं सिक्रिएशन करवाने के लिए, उसको हम कहते हैं न्यूरो सिक्रिएटरी टिश्यूज। ठीक है, तो हम बात करें ना कि कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड और न्यूरोसिक्रिएटरी सेल्स होते हैं क्रस्टेशियन के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके अंदर होते हैं एक्स ग्लैंड। ठीक है, या एक्स ऑर्गन कहते हैं जिसको, एक्स ग्लैंड और एक्स ऑर्गन। ठीक है, बेसिकली जो ये एक्स ग्लैंड होते हैं ना क्रे फिश के अंदर, आई स्टाक्स जो होती है ना, जो हम उनकी आई स्टाक्स होती है वहां पे ये मौजूद होते हैं क्रे फिश की। ठीक है ना, इट इज प्रेजेंट इन दी आई स्टाक। ठीक है, आई स्टाक रीजन में ये एक्स ग्लैंड मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा, इस एक्स ग्लैंड का काम क्या है, इसने प्रोड्यूस करना होता है एक हार्मोन जिसको कहते हैं मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, इसने मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रिएट करना होता है। अच्छा, इस एक्स ग्लैंड के साथ ना एक और ग्लैंड एसोसिएट होता है जिसको कहते हैं साइनस ग्लैंड। साइनस ग्लैंड इज द ग्लैंड विच इज एसोसिएटेड विद दिस एक्स ग्लैंड। ठीक है, तो इस साइनस ग्लैंड का काम क्या है, इसने इस एक्स ग्लैंड की सिक्रिएशन को क्या करना है, एक्यूमुलेट करना है। ठीक है ना, दिस जो साइनस ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद दिस एक्स ग्लैंड। ठीक है, और इसने क्या करना है, इसने एक्यूमुलेट करना है और रिलीज बाद में करवाना है। किस चीज़ की एक्युमुलेशन और रिलीजिंग करवानी है, दिस मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन की, जिसको हम MIH का नाम देते हैं। ये MIH ने सिक्रिएट किसने करना है, एक्स ग्लैंड ने। इस MIH को इकट्ठा करना है साइनस ग्लैंड ने, और फिर बाद में इसको रिलीज भी करवाना है मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन को। ठीक है, क्लियर। अच्छा, उसके बाद वो बात करता है वाई ग्लैंड की। वाई ग्लैंड ने क्या करना है, उसकी हम बात करते हैं। वी टॉक अबाउट दी वाई ग्लैंड। तो वो कहता है कि जो वाई ग्लैंड है ना, ये मैग्जीला के करीब प्रेजेंट है। इट इज प्रेजेंट नियर मैग्जीला, प्रेजेंट नियर मैग्जीला, मैग्जीला के करीब प्रेजेंट। इसका काम क्या है, इसने प्रोड्यूस करना है हार्मोन विच इज एक्डाइसोन। इट विल प्रोड्यूस एक्डाइसोन हार्मोन इसने प्रोड्यूस करवाना है। यहाँ पे हम अगर बात करें ना, तो एक्स ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन इनहिबिशन। ठीक है, और वाई ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन एक्डाइसिस। ठीक है, तो मैं इसके प्रोसेस को अब डिस्क्राइब करूंगी, एक्स ग्लैंड और वाई ग्लैंड किस तरह वर्क करते हैं। हियर वी टॉक अबाउट इट्स प्रोसेस। ठीक है,
जब मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, एक्स ग्लैंड ने बहुत ज़्यादा मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करवा दिया गया है, तो क्या होगा कि वाई ग्लैंड को ये सेंड किया जाएगा। ठीक है, कौन इसको रिलीज करेगा वाई ग्लैंड की तरफ? साइनस ग्लैंड। साइनस ग्लैंड इस मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन को जो है वो एक्यूमुलेट करेगा और फिर ये साइनस ग्लैंड ने इस मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन को वाई ग्लैंड को ट्रांसफर कर देना है, और जब इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वाई ग्लैंड ने क्या होना है? इनएक्टिव हो जाना है। और इसने, क्योंकि वाई ग्लैंड ने क्या प्रोड्यूस करवाना था? एक डाइसोन, एक डाइसिस करवानी थी, मोल्टिंग करवानी थी, तो वाई ग्लैंड ने क्या हो जाना है? इनएक्टिव हो जाना है और मोल्टिंग नहीं होगी। लेकिन जब एक्स ग्लैंड ने मोल्ट इनहिबिटिंग हार्मोन की बहुत लो क्वांटिटी प्रोड्यूस करवानी है, बहुत माइनर प्रोड्यूस करवानी है, तो क्या होगा कि प्रोडक्शन इसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या होगा? इस थोड़ी सी अमाउंट को साइनस ग्लैंड जो है वो एक्यूमुलेट करेगा और ट्रांसफर कर देगा वाई ग्लैंड की तरफ, और जैसे ये वाई ग्लैंड को ट्रांसफर करेगा तो वाई ग्लैंड ने क्या रिलीज करवाना शुरू कर देना है? एक डाइसोन, और वहां पे क्या होनी शुरू हो जानी है? एक डाइसिस, यानी कि मोल्टिंग वहां पे स्टार्ट हो जानी है। ठीक है, तो another endocrine gland present in them is androgenic gland। तो अगर हम एंड्रोजेनिक ग्लैंड की बात करें ना, तो एंड्रोजेनिक ग्लैंड के जो होते हैं ये स्फेलोथोरक्स रीजन में पाए जाते हैं, जहाँ पे हमें पता है स्फेलोथोरक्स वो रीजन होता है जहाँ पे क्रेफिश का जो हेड और थोरक्स दोनों इस तरह कंबाइन होता है कि इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली में एंड्रोजेनिक ग्लैंड इज मेल हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। ठीक है, ये मेल हार्मोन प्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि फीमेल के पास ना एंड्रोजेनिक ग्लैंड नहीं होता है, क्योंकि फीमेल के हार्मोन टोटली डिफरेंट है मेल से क्रेफिश में। ठीक है, तो लार्वल स्टेज में क्या होता है? इन लार्वल स्टेज मेल और फीमेल दोनों के पास ये एंड्रोजेनिक ग्लैंड होता है। फीमेल बोथ हैव दिस एंड्रोजेनिक ग्लैंड। मेल और फीमेल के पास, दोनों के पास होता है, लेकिन मेल के अंदर क्या होता है कि ये एंड्रोजेनिक ग्लैंड आहिस्ता आहिस्ता जब अडल्ट की तरफ जाता है मेल, तो इसके अंदर क्या होता है? एंड्रोजेनिक ग्लैंड क्या होता है? ये डेवलप कर जाता है एंड बिकम फंक्शनल। ठीक है, लेकिन फीमेल के अंदर क्या होता है कि ये एंड्रोजेनिक ग्लैंड जो होता है ये रिड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, इन फीमेल ये डेवलप नहीं हो पाता, ये क्या हो जाता है? जिससे एंड्रोजेनिक ग्लैंड बिकम रिड्यूस्ड। ठीक है, ये रिड्यूस्ड हो जाता है, और क्या होता है कि इनके ना जब रिड्यूस्ड होता है ना, तो इनके कुछ रेमनेंट्स बच जाते हैं फीमेल के अंदर, फीमेल क्रेफिश के अंदर सम रेमनेंट्स ऑफ द एंड्रोजेनिक ग्लैंड लेफ्ट। ठीक है, तो ये जो है अडल्ट जो फीमेल है क्रस्टेशियन, उसके अंदर देखा जा सकता है। तो एंड्रोजेनिक हार्मोन ने बेसिकली करवाना फिर क्या है? इसने मेल के अंदर जबकि डेवलप करता है, फंक्शन करता है, तो इसने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की डेवलपमेंट करवानी है। ठीक है, दिस एंड्रोजेनिक ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, क्लियर लगी समझ इसकी भी। अब हम बात करते हैं क्रेफिश के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम की भी बात कर ली, बात करते हैं एक्सक्रीशन इन क्रेफिश। तो अगर हम बात करें ना इन रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स की, मेल रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स की, कि एंड्रोजेनिक ग्लैंड इसको किस तरह कंट्रोल करते हैं, तो बेसिकली इनके पास ना एक स्ट्रक्चर ये डेवलप करवा देते हैं। जो हमारे पास एंड्रोजेनिक हार्मोन है इसने डेवलप करवाना होता है एक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं गोनोपोड। ठीक है, गोनोपोड होते हैं। तो अच्छा, तो अगर तो मेल के अंदर एंड्रोजेनिक इसने गोनोपोड की और टेस्टिस की डेवलपमेंट करवानी होती है। ठीक है, क्लियर। तो अगर तो मेल के अंदर एंड्रोजेनिक हार्मोन को कट करवाया जाता है तो ये फीमेल के करेक्टर डेवलप करना शुरू कर देता है। अगर इस हार्मोन को कट करवा के फीमेल के अंदर इम्प्लांट करवाया जाए तो क्या होता है कि यहाँ पे एंड्रोजेनिक ग्लैंड ने सिक्रिएशन करवानी शुरू कर देनी है, और फीमेल के अंदर गोनोपोड एज वेल एज टेस्टिस डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, जिसमें फीमेल की बॉडी में एंड्रोजेनिक ग्लैंड को इम्प्लांट करवाया जाना है,
ठीक है, मेल से कट करवा के एंड्रोजेनिक ग्लैंड को फीमेल की बॉडी के अंदर करवाया जाना, इसको कहते हैं सर्जिकल क्राफ्टिंग, सर्जिकल क्राफ्टिंग। और फीमेल ने टेस्टिस प्लस गोनोपोड प्रोड्यूस करवाना शुरू हो जाती है, ठीक है। और मेल के अंदर से अगर रिमूव करवा लिया ना तो मेल ने फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है अपने अंदर डेवलप करवाना शुरू हो रहे हैं, उसने उसकी मेलनेस ख़त्म हो जानी है इस ग्लैंड की एब्सेंस की वजह से, ठीक है। तो उसके अलावा क्या है कि फीमेल जो होती हैं ना, ये क्या करती हैं, ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं अपनी एग फार्मेशन और ब्रोडिंग बिहेवियर के लिए, जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड ही प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। तो जब इनका रिप्रोडक्टिव सीजन स्टार्ट होता है ना फीमेल का, फीमेल वेन एवर देयर रिप्रोडक्टिव सीजन स्टार्ट, तो क्या होना है कि इनकी ना आई स्टाक जो होगी ना, उसकी बेस पे ग्लैंड मौजूद होगा, जिसने क्या करना है, जिसने हार्मोन सिक्रिएट करना है जो इनका कलर चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो ये एक होता है साइन स्टिमुलस के अब रिप्रोडक्शन के लिए एक जगह पे इकट्ठे हो जाओ, ठीक है। इट इज़ साइन स्टिमुलस फॉर देम टू देयर ऑल दीज जो है वो स्पीशीज मेंबर्स फॉर रिप्रोडक्टिव पर्पस, ठीक है। इनके अंदर रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल होती है, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इनके अंदर एक्सक्रीशन की। आई विल टॉक अबाउट एक्सक्रीशन। तो अगर हम एक्सक्रीशन की बात करें ना, तो क्रेफिश के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, तो वो बेसिकली होते हैं इनके अंदर एंटीनल ग्लैंड्स, ठीक है। और ये एंटीनल ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, इनकी एंटीना की बेस पे, ये एंटीनल ग्लैंड इनकी एंटीना की बेस पे प्रेजेंट होते हैं। और इन एंटीनल ग्लैंड को ग्रीन ग्लैंड भी कहा जाता है। ये मैंने इनके अपेंडेजेस में जब पार्ट 1 पढ़ाया था क्रेफिश का, ठीक है ना, उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताए थे इन ग्रीन ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। और अदर क्रस्टेशियंस के अंदर, जो क्रेफिश के अलावा जो दूसरे क्रस्टेशियंस हैं, उनके अंदर इसको मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहा जाता है, ठीक है। क्रेफिश के अंदर इसको क्या कहा जाता है, एंटीनल ग्लैंड, क्योंकि एंटीना की बेस पे है। और दूसरे क्रस्टेशियन में इसको मैक्सिलरी ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सेकंड मैक्सिला के करीब पाई जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैक्सिलरी ग्लैंड इन अदर क्रस्टेशियन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना एंटीनल ग्लैंड का, ये रिजेंबल करता है कॉक्सल ग्लैंड, जो स्पाइडर के अंदर कॉक्सल ग्लैंड था ना, हमने पढ़ा था। तो दिस इंटीनल ग्लैंड स्ट्रक्चर इज रिजेंबल टू दी कॉक्सल ग्लैंड ऑफ स्पाइडर, ठीक है। तो दैट्स वाई बहुत से जोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं अरेक्नीड्स, अरेक्नीड कौन से हैं, स्पाइडर्स, ठीक है। तो क्योंकि स्पाइडर का कॉक्सल ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड क्रेफिश का आपस में मिलता है काफ़ी, तो बहुत से जोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि अरेक्नीड्स और क्रस्टेशियन एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड हैं, ठीक है ना। और ये दोनों ही अरेक्नीड और क्रस्टेशियंस जो हैं, अरेक्नीड स्पाइडर होते हैं, ठीक है ना, और क्रस्टेशियन क्रेफिश है। तो ये बिलीव किया जाता है कि अरेक्नीड और क्रस्टेशियन जो है ना एक दूसरे से एक तो क्लोजली रिलेटेड है और एक सिंगल एंसेस्टर से दोनों ही अराइज हुए हैं, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ लेग्स भी सेम है दोनों के पास। अरेक्नीड और क्रस्टेशियन के पास क्या है, चिलीपीड्स मौजूद हैं, ठीक है ना, चिलीपीड्स मौजूद है। उसके अलावा इनके पास इनकी बॉडी लार्ज सेगमेंटेड बॉडी है और इनके अंदर सेफेलोथोरक्स रीजन पाया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज बिलीव दैट अरेक्नीड्स एंड क्रस्टेशियंस अराइज फ्रॉम ए सिंगल एंसेस्टर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, हम बात करते हैं कि इनके अंदर किस तरह ये फिल्ट्रेशन करवाई जाती है, ठीक है। तो फिल्टर की बात करते हैं, ठीक है, फ्लूइड किस तरह ये अपना फिल्टर करते हैं। तो एंटीनल ग्लैंड ने ब्लड को फिल्टर करना होता है, एंटीनल ग्लैंड फिल्टर ब्लड। तो बेसिकली क्या होता है, ये बॉडी है, बॉडी का ये मुंह वाला हिस्सा इंटीरियर है, ये वाला पीछे वाला हिस्सा पोस्टीरियर है। तो इंटीरियर जो बॉडी का हिस्सा है ना, इस इंटीरियर हिस्से पे मौजूद होते हैं एंटीनल ग्लैंड। इसने इस इंटीरियर हिस्से में क्या करना होता है, ब्लड को फिल्टर करना होता है। और फिल्टर करवाने का मतलब क्या है, इस इंटीनल ग्लैंड ने इस इंटीरियर हिस्से से रीअब्जॉर्ब करना है आयंस को, शुगर को, मिनरल्स वगैरह को, ठीक है। और एक्स्ट्रा वाटर को भी इसने यहाँ से अब्जॉर्ब करके यूनिट की फॉर्म में एक्सक्रीट करवा देना है, ठीक है ना, क्लियर।
इसने रीअब्जॉर्ब यहाँ से किया आयंस को, शुगर को और मिनरल को, और जो पीछे पानी बच जाता है इसको यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट करवा दिया जाता है, ठीक है ना। तो इनके अंदर जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होती है ना क्रेफिश में, नाइट्रोजीनियस वेस्ट वो क्या होती है, वो होती है अमोनिया। क्यों? क्योंकि ये एक्वेटिक एनिमल है और एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर मोस्टली नाइट्रोजीनियस वेस्ट अमोनिया ही होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो पानी में मिक्स हो जाती है और लेस टॉक्सिक जो है वो बन जाती है बाद में, ठीक है ना, ये इसको एक्सक्रीट करवा सकते हैं। क्लियर? तो ये इन एंटीनल ग्लैंड के अलावा इनके पास दूसरे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है ना। एक तो दूसरे इनके पास प्रोसेसेस भी होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। तो अगर हम बात करें प्रोसेसेस की जो है वो एंटीनल ग्लैंड के अलावा, तो एक तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली ना अपने ज्वाइंट्स, जो ज्वाइंट्स या फिर रिजिज होती हैं ना एक्सोस्केलेटन की, उसमें से डायरेक्टली ये अमोनिया को बाहर बॉडी से डिफ्यूज करवा देते हैं, ठीक है ना। तो ज्वाइंट और रिजिज में से क्या करवाएंगे, एक्सक्रिएशन करवा देंगे अमोनिया की। एक्सोस्केलेटन में जो ज्वाइन और रिजिड बनी है उसमें से ये अमोनिया को ये एक्सक्रीट करवा देते हैं, क्योंकि अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसको बॉडी से बाहर जल्द से जल्द निकालना होता है, ठीक है ना। और तो अब हम बात करते हैं इनमें रिप्रोडक्शन की। क्रेफिश और तमाम क्रस्टेशियंस जो होते हैं ये डाइशियस होते हैं। क्रेफिश एंड ऑल क्रस्टेशियंस, सारे जो क्रस्टेशियंस हैं ये क्या होते हैं, डाइशियस होते हैं। जस्ट बर्नेकल्स जो होते हैं ना वो मनीशियस होते हैं, बाकी सारे क्रेफिश और क्रस्टेशियंस जो होते हैं ये डाइशियस होते हैं। मतलब कि मेल और फीमेल दोनों ही डिफरेंट होंगी, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं पाए जाते, ठीक है ना। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। तो क्रेफिश जो होते हैं ना ये जो इनके गुनेड्स जो होते हैं ये इनके थोरक्स की डोर्सल साइड पे होते हैं, ठीक है ना। क्रेफिश के जो गुनेड्स होंगे, गुनेड्स हमें पता है क्या होता है, टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक है। टेस्टिस और ओवरी जो होती हैं ना ये इनकी थोरक्स की डोर्सल साइड पे होती हैं। crayfish gonads, crayfish testes and ovaries present on the dorsal side, ठीक है, dorsal side of थोरैक्स, ठीक है। तो एक होता है रीजन हेड, हेड के बाद दूसरा रीजन होता है थोरैक्स और फिर होता है एब्डोमेन। तो थोरैक्स की जो ऊपर वाली साइड पे, डोर्सल हम कहते हैं ऊपर वाली साइड को, ठीक है ना। जिस तरह ये ऑर्गेनिज्म है ये इसकी ऊपर वाली साइड है डोर्सल साइड, ये नीचे वाली साइड है वेंट्रल साइड। तो इनके जो ऊपर वाली साइड्स होती हैं ना, डोर्सल साइड थोरैक्स की ऊपर वाली साइड है, वहाँ पे इसके गुनेड्स देखने को मिलते हैं। ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं गोनोडक्ट, ठीक है। एक ट्यूब है जिसका नाम क्या है, गोनोडक्ट, वो इन गुनेड्स के साथ अटैच होती है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ना दिस गोनोडक्ट जो है ये क्या होती है, ये अटैच होती है विद गुनेड्स, ठीक है। क्लियर? तो अगर हम बात करें मेल केस की, मेल केस की, तो क्या होता है इन मेल केस में जो गोनोडक्ट होती है ना वो क्या होगी, वास डिफरेंस, ठीक है। ये वास डिफरेंस होती है फॉर स्पर्म ट्रांसफर, ठीक है। इट इज़ ए ट्यूब, गोनोडक्ट इज ए ट्यूब, ठीक है। तो मेल के केस में ये गोनोडक्ट को नाम दिया जाता है वास डिफरेंस का। इस वास डिफरेंस का काम क्या है, स्पर्म ट्रांसफर करना, ठीक है। और अगर हम बात करें फीमेल के अंदर, फीमेल केस, फीमेल के अंदर क्या होता है, जो ये गोनोडक्ट होगी ये क्या होगी, ये इसको नाम देंगे इन फीमेल केस गोनोडक्ट इज ओवीडक्ट। और इस ओवीडक्ट का काम क्या है, एग ट्रांसफर करना, ठीक है। बात करें ना फीमेल केस की, तो ये गोनोडक्ट जो है ना इनके थर्ड प्रियोपोड पे ओपन होती है। दिस गोनोडक्ट, दिस ओवीडक्ट ओपन, जो इनका तीसरा प्रियोपोड है, in their third priopod,
ठीक है। और अगर हम मेल की बात करें ना, मेल के अंदर ये 5th प्रियोपोड पे ओपन होती है, 5वें प्रियोपोड पे ओपन होकर ट्रांस स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करती है गोनोडक्ट, क्योंकि ये ट्यूब है ना तो इसने ओपन भी तो कहीं होना है। तो फीमेल के अंदर ये 3rd प्रियोपोड पे ओपन होगी और मेल के अंदर ये 5वें प्रियोपोड पे ओपन होगी। तो बेसिकली होता क्या है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन इनके अंदर किस तरह की होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो बेसिकली होता क्या है कि जो मेल होता है इसने, इसके स्पर्म होंगे नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। और जो फीमेल होगी इसका भी तो एग जो होगा वो भी नॉन मोटाइल है। तो बेसिकली इनके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल नहीं होती, एक्सटर्नल होती है। मेल ने अपने नॉन फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स को डिपॉजिट कर देना है फीमेल की ओविडक्ट के पास। फीमेल की ओविडक्ट जो होगी ना उसके करीब मेल ने अपने ये स्पर्म रिलीज कर देने हैं। फीमेल ने वहीं पे ओविडक्ट के पास क्या अपने एग रिलीज कर देने हैं। एग और स्पर्म ने कंबाइन करना है और यहाँ पे क्या हो जानी है, फर्टिलाइजेशन हो जानी है। तो इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को इन्हेंस करने के लिए ना फीमेल जो होती है ना ये क्या करेगी, फीमेल यूज करेगी अपने स्विमरिट्स को, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, फीमेल ने ना अपने स्विमरिट्स के जरिए ना एक मूवमेंट करनी है जिसको कहते हैं फैनिंग मूवमेंट। फैनिंग मूवमेंट ये करेगी, ठीक है। और ताकि वाटर और वाटर के अंदर मौजूद स्पर्म और एग बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं, ठीक है। फैनिंग मूवमेंट की जाती है वाटर करंट पैदा करने के लिए, ताकि वहाँ पे मौजूद स्पर्म और एग अच्छे तरीके से मिक्स अप हो जाएं। अब एग क्या हो रहा है, स्पर्म ने एग को क्या कर देना है, फर्टिलाइज। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फर्टिलाइज्ड एग। अब जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना ये समहाउ स्टिकी होता है नेचर में। दिस फर्टिलाइज्ड एग इज स्टिकी, ठीक है, काफ़ी चिपका चिपका होता है ये नेचर में। तो ये क्या करेगा, ये स्टिकी एग ना इसके स्विमरिट्स के साथ अटैच हो जाता है। फीमेल अपने स्विमरिट्स के साथ अटैच कर लेती है। स्विम, एक मिनट गलत स्पेलिंग लिख दिया यहाँ पे, स्विम रेट्स के साथ इन स्टिकी एग्स को फीमेल ने अटैच कर लेना होता है, ठीक है, और अपने साथ इसको लिए फिरना है। अब होता क्या है कि ये स्विम रिट्स ने एक तो इस चीज़ में हेल्प की कि फीमेल अपने फर्टिलाइज्ड एग को अपने साथ साथ रखे, और दूसरी बात यहाँ पे फीमेल ने इस स्विम रिट्स के ज़रिए एग जो फर्टिलाइज्ड है इसको प्रॉपर हीट प्रोवाइड करनी है ताकि इसकी डेवलपमेंट कंटिन्यू रह सके, ठीक है। प्रॉपर हीट ये स्विमरिट्स इन स्टिकी एग्स को प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं इनके अंदर डेवलपमेंट की। तो अगर इनके अंदर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट इनके अंदर होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। इनके अंदर किसी भी किस्म की लार्वल स्टेज नहीं होती है। दे हैव लार्वल स्टेज, दे हैव नो लार्वल स्टेज, ठीक है। तो जब भी इनके एग हैच करते हैं तो ये एक यंग वन को बर्थ देते हैं, ठीक है ना। तो ये यंग वन जो होता है ये पेरेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल करता है। डायरेक्ट का मतलब क्या है कि यंग वन प्रोड्यूस होते हैं और ये यंग वन जो होते हैं ये अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रहे होते हैं, लेकिन ये साइज़ में छोटे होते हैं और इनका कलर भी डिफरेंट होता है, ठीक है, क्लियर। तो अच्छा इनके अंदर ना फिर जो ये जो यंग वन प्रोड्यूस होते हैं इनमें ना मेटामॉर्फोसिस होगी। अच्छा अच्छा, इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस की अगर हम बात करें, अच्छा तो कुछ क्रस्टेशियंस ऐसे होते हैं जिनमें लार्वल फार्म बनती है, ठीक है। तो ये लार्वा होता है ना ये फ्री स्विमिंग होगा और क्या होगा, प्लांक्टोनिक होगा। प्लांक्टोनिक मतलब कि पानी के साथ इधर उधर बह कर चले जाता है, ठीक है। इस लार्वा इज प्लांक्टोनिक एंड फ्री स्विमिंग। तो इस प्लांक्टोनिक लार्वा को हम कहते हैं नोपिलस लार्वा, ठीक है। दिस लार्वा इज कॉल्ड नोप्लियस लार्वा, नोप्लियस
लार्वा, ठीक है। तो ये नोप्लियस लार्वा इसको कहा जाता है। कुछ स्पीशीज के अंदर नोप्लियस लार्वा फर्दर मोल्ट करता है मिनिएचर अडल्ट में, मिनिएचर अडल्ट में नोप्लियस लार्वा को मोल्ट करवा दिया जाता है। अच्छा, इसके अलावा नोप्लियस लार्वा ने एक मिनिएचर अडल्ट बनाना है जिसने दोबारा खा पी के मोटा ताज़ा हो गए एक पूरी क्रेफिश बना देनी है। अच्छा, क्रैब्स और इसके रिलेटेड एनिमल्स के अंदर क्या बनता है कि इनके अंदर नोप्लियस लार्वा पहले बनता है, ठीक है, क्रैब्स में, और इसके रिलेटेड एनिमल्स के अंदर पहले बनेगा नोप्लियस लार्वा, ठीक है। उसके बाद नोप्लियस लार्वा जो होता है ये जो है डेवलप कर जाता है किसके अंदर, जोई लार्वा के अंदर, सेकंड लार्वल स्टेज होती है जोई लार्वा, ठीक है, जोई लार्वा के अंदर। अच्छा, आफ्टर जोई लार्वा फॉर्मेशन अगर फर्दर ये थर्ड लार्वल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है जिसको कहा जाता है पोस्ट लार्वल फॉर्म, ठीक है, पोस्ट लार्वा, ठीक है। जोई लार्वा के बाद थर्ड लार्वल फॉर्म के अंदर ये डेवलप करेगा जिसको कहा रहेगा पोस्ट लार्वा, ठीक है। पोस्ट लार्वा जो होता है ना जस्ट लाइक अडल्ट की तरह ही होता है लेकिन इसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है, पोस्ट लार्वा मोल्ट करता है, ये चेंज करता है अडल्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। और जैसे ही अडल्ट फॉर्म के अंदर ये चेंज होता है तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप कर लेता है, गेन कर लेता है और इनके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है जो कि रिप्रोडक्टिवली फंक्शन होते हैं। तो पोस्ट लार्वा ने नेक्स्ट अडल्ट के अंदर जाना है और अडल्ट जो होगा वो सेक्सुअली मैच्योर होगा, क्लियर, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको क्रेफिश के जो है वो नेक्स्ट जो डिटेल मैंने दी है इसकी समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। और अगर आपने इसके अपेंडेजेस वगैरह के की डिटेल डिस्कशन और इसकी इंटरनल एनाटॉमी की देनी है तो क्रेफिश पार्ट 1 के नाम से लेक्चर है, ठीक है, जो है प्ले लिस्ट में, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।